हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आइंस्टाइन। मुझे फादर ऑफ एटॉमिक एज भी कहते हैं। आपने मेरी मशहूर मैथ एनर्जी के बारे में सुना ही होगा। मुझे मेरी इन्वेंशंस पर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। तो चलें अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर हूँ और आज हम चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स: पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें याद है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। यहाँ कांस्टेंट a 0 के बराबर नहीं है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, लिहाजा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, इक्वेशन हमेशा दो साइड्स रखती है जिनके दरमियान इक्वल का साइन होता है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म को इक्वेशन में 0 से लिखते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म हासिल होती है। याद रखें कि a इज नॉट इक्वल टू 0 और कॉन्स्टेंट्स a, b एंड c रियल नंबर्स हैं। मिसाल के तौर पर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने से हमें a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 2 हासिल होता है। a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है और c एक कांस्टेंट है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है जिसमें x वेरिएबल्स हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जी हाँ, आपको शायद x की पावर 1 इस इक्वेशन में नजर नहीं आ रही, लेकिन ये फिर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा बाईं तरफ वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होने की वजह से है। क्या आप इन तमाम केसेस में a, b और c की वैल्यू मालूम कर सकते हैं? ये वैल्यूज हैं। आपने देखा कि दूसरी मिसाल में x के कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, जो कि बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। जरूरी कंडीशन ये है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 0 की शक्ल है, जहां p ऑफ x का पॉलिनोमियल 2 डिग्री है। क्या इसकी कोई मिसाल हकीकी जिंदगी में भी है? एक रेक्टेंगुलर फुटबॉल फील्ड बनाएं जिसका एरिया 7000 स्क्वायर मीटर के बराबर है और आपको ये भी बताया गया हो कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 30 मीटर ज्यादा होनी चाहिए। आप फील्ड कैसे बनाएंगे? अगर ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसका एरिया 7000 स्क्वायर मीटर है, अगर इसकी चौड़ाई x मीटर्स हो तो दी गई शराइत के मुताबिक इसकी लंबाई x प्लस 30 मीटर्स होगी। रेक्टेंगल का एरिया दरअसल उसकी लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट है, लिहाजा x इंटू x प्लस 30 इज इक्वल टू 7000। इसको दोबारा लिखने से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल होगी, यानी x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 7000 इज इक्वल टू 0। फैक्ट: क्या आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसने इन्वेंट की? तो पैथागोरस ने 500 बीसी में इस इक्वेशन को इन्वेंट किया। उम्मीद है कि आपको इसकी डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक इक्वेशन कब क्वाड्रेटिक नहीं होती। इसको हम मिसालों की मदद से समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सबसे पहले मुझे की जनरल फॉर्म लिखने दें। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होगा 0 के। ये एक्स वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। याद दहानी कर लें कि बाएं तरफ वाले पोलिनोमियल की डिग्री 2 है। क्या आपको कंडीशंस याद हैं? नंबर 1, a बराबर नहीं होगा 0 के। नंबर 2, a, b और c आर रियल नंबर्स। स्क्रीन पर एक इक्वेशन दिखाई गई है जिसके बारे में आप बताएं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बाएं तरफ वाली पोलिनोमियल की डिग्री 2 है और कांस्टेंट a 1 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a बराबर होगा 1 के और b बराबर होगा -7 के और c बराबर होगा 12 के। ये x वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये दूसरी इक्वेशन है। मैं जानती हूँ कि ये बराह रास्त नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप बता सकेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं।
ऐसा ना समझे कि इक्वेशन में x नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। ये d वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार x वेरिएबल ही हो। अब हमें इसे मज़ीद हल करने के लिए सिर्फ ये करना है कि तमाम टर्म्स को इक्वेशन की बाईं तरफ लिखना है। d प्लस 1 स्क्वायर को d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 की शक्ल में लिख सकते हैं। टर्म्स को दाएं से बाएं मुंतकिल करने पर हमें ये इक्वेशन हासिल होती है। और क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल है? जवाब हाँ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका वेरिएबल d है। अब मैं आपको स्क्रीन पर तीसरी मिसाल देती हूँ। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? ये फाइनल इक्वेशन है जो हमें हासिल हुई थी। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसकी वजह ये है कि बाएं तरफ मौजूद पोलिनोमियल की डिग्री 2 की बजाय 1 है। ज्यादातर स्टूडेंट्स तीसरी मिसाल में जो गलती करते हैं वो ये है कि दोनों साइड्स पर x की सबसे बड़ी पावर 2 है तो यकीनन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेकिन इसे मजीद हल करने पर मालूम होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बल्कि एक लीनियर इक्वेशन है। अब मैं आपको स्क्रीन पर चौथी मिसाल देती हूँ। क्या आपको आइडेंटिटी के फॉर्मूला a प्लस बी क्यूब याद है? ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब है। इस आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई करने से हमें ये हासिल होता है। ये इक्वेशन है जो आपको हासिल हुई होगी जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आप आसानी इन गलतियों को समझ सकते हैं जो स्टूडेंट्स इस मिसाल में करते हैं। ये शुरू 3 पावर देखकर फर्ज कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आपने जान लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। आगे अब हम जानेंगे कि इसे हल कैसे करते हैं। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक तमाम कॉन्सेप्ट्स की समझ आ चुकी होगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b इज इक्वल टू 0 हो तो इसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली बनाया जाए तो वो कैसी दिखती है? तो है ना ये दिलचस्प बात। उम्मीद है कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। तो हम अगले टॉपिक यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जानिब बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 2 तरीक़ों से हल करते हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो पहले हम सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मालूम करने से पहले जल्दी से जायजा लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को पहले कैसे हल किया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ये दिखाया गया पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ a 1 के बराबर होगा, b बराबर होगा 7 के और c बराबर होगा 12 के। दो पॉलिनोमियल्स को हल करने का एक तरीका दरमियान वाले टर्म को तकसीम करना था। ये तरीका आसान था। हमने दरमियान वाले टर्म के कोएफिशिएंट को दो नंबर्स के मजमुआ n1 और n2 के तौर पर लिखा। ये दो नंबर्स वो हैं जिनका प्रोडक्ट बराबर a और c के प्रोडक्ट के है। लिहाजा क्या आप ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोच सकते हैं, यानी n1 प्लस n2 बराबर है 7 के और n1 मल्टीप्लाई बाई n2 बराबर है 12 के। n1 और n2 क्या है? जी हाँ, ये दो नंबर्स 3 और 4 हैं। 3 प्लस 4 बराबर है 7 के और 3 मल्टीप्लाई बाई 4 बराबर है 12 के। लिहाजा इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा जा सकता है। मिडिल टर्म एक्सपेंड करने से कुछ ऐसे दिखेगी। यहाँ हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। 7x को 3x प्लस 4x की शक्ल में लिखा गया है। ये कैसे मददगार हो सकता है? एक्सपेंशन के बाद हम टर्म्स को इस तरह ग्रुप करेंगे और ये ग्रुपिंग कैसे मददगार हो सकती है? हम दोनों ग्रुप्स में कॉमन टर्म निकालना चाहते हैं। पहले ग्रुप में x कॉमन है और दूसरे में 4 कॉमन है। लिहाजा इसको ऐसे लिखा जा सकता है x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब इस पॉलिनोमियल में x प्लस 3 दोनों टर्म्स में कॉमन है। दोनों टर्म से इस कॉमन फैक्टर को निकालने से हमें ये हासिल होता है। लिहाजा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें फैक्टराइज हुआ है। इस पॉलिनोमियल्स के दो फैक्टर्स x प्लस 3 और x प्लस 4 हैं। अगर आपने पॉलिनोमियल्स की तकसीम के इस अमल को समझ लिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट मालूम करना बहुत आसान है। अब फर्ज करें कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है और हमें इसके रूट्स मालूम करने हैं। रूट्स का मतलब है कि x की वैल्यू
जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सॉल्यूशंस या रूट्स मालूम करने के लिए हमें सिर्फ बाईं तरफ वाले पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। जैसा कि हमने पहले देखा कि इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। हम इसको x+3 इंटू x+4 इज इक्वल टू 0 की शक्ल में लिख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में मंतकी तौर पर सोचें। जब a और b का प्रोडक्ट बराबर हो 0 के, तो इसका क्या मतलब है? हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक लाजमन 0 है, यानी a या फिर b 0 होगा। अगर हम उसी अमल को यहाँ पर करें तो हम कह सकते हैं कि या तो x+3 बराबर है 0 के या x+4 बराबर है 0 के। कॉन्स्टेंट्स को दाईं तरफ मुंतकिल करने से हम कह सकते हैं कि x बराबर है -3 के या x बराबर है -4 के। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर आप इनमें से किसी भी वैल्यू को इक्वेशन में तब्दील करेंगे तो आप देखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाइड है। अगर हम x को -3 से तब्दील करें तो हमें 0 हासिल होगा और बिल्कुल ऐसा नतीजा -4 से हासिल होगा। ये दो नंबर्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मालूम करने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपको यकीनन 2 और -3 की शक्ल में रूट्स हासिल होंगे। जो तरीकाकार आपने देखा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन के जरिए सोल्यूशन मालूम करना है। हमने बाएं तरफ वाले पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज किया और हर लीनियर फैक्टर को 0 के साथ इक्वेशन की शक्ल में लिखा। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने का कोई और तरीका भी है? हम ये आगे देखेंगे। अब हम सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। आज हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। मेरे पास सवाल को हल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका फैक्टराइजेशन कहलाता है और दूसरा तरीका कंप्लीटिंग स्क्वायर कहलाता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पार्ट 2 को हम फार्मूलाज के जरिए समझेंगे। पहला फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। a प्लस बी होल स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी हासिल होगा। अब a प्लस बी होल स्क्वायर को a इंटू a प्लस बी प्लस b इंटू a प्लस बी की शक्ल में लिखेंगे, जिससे हमें a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर हासिल होगा। अब a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर को तरतीब दिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हासिल हुआ। अब दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। a माइनस बी होल स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी हासिल होगा। अब a माइनस बी होल स्क्वायर को a इंटू a माइनस बी माइनस b इंटू a माइनस बी की शक्ल में लिखेंगे, जिससे हमें a स्क्वायर माइनस ab माइनस ba प्लस b स्क्वायर हासिल होगा। अब a स्क्वायर माइनस ab माइनस ba प्लस b स्क्वायर को तरतीब दिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हासिल हुआ। अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पार्ट 2 को मिसाल के जरिए समझेंगे। मिसाल के तौर पर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हमारे पास सवाल की स्टेटमेंट है। अब सवाल के स्टेटमेंट को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब कांस्टेंट -4 को राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया, जैसे कि x स्क्वायर माइनस 3x बराबर है 4 के, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 2 के दोनों तरफ 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x को ऐड करेंगे, जैसे कि x स्क्वायर माइनस 3x बराबर है 4 के, और हमने दोनों तरफ -3/2 होल स्क्वायर ऐड कर दिया, जिससे हमें x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9/4 हासिल हुआ। अब हम इस स्टेप को हल करेंगे तो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 हमें हासिल होगा। अब x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया और स्क्वायर रूट ले लिया, साथ ही स्क्वायर रूट का प्लस माइनस भी लगा दिया। अब बाईं जानिब स्क्वायर को अंडर रूट के साथ कट कर दिया तो हमें x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2 हासिल हुआ, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। x बराबर है 3/2 प्लस माइनस 5/2। x इज इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस 5/2 को लिखने के दो तरीके हैं। x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5/2 और x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 5/2। अब x की वैल्यू हासिल करने के लिए प्लस
और माइनस दोनों तरीकों से हल करें तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 8/2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 5/2 इज इक्वल टू -2/2 आएगा और x की वैल्यू x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -1 हासिल होगी। बस x की हासिल करदा वैल्यूज x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -1 है। अब हम एक्सरसाइज के कुछ सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि दी गई इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निशानदेही करें। हम इसका पार्ट 1 हल करते हैं। x+7 और x-3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x से मल्टीप्लाई होकर x² बनेगा। x जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x आएगा। इसी तरह 7 x से मल्टीप्लाई होगा तो 7x आएगा और 7 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 आएगा। अब -7 जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो वो +7 में चेंज हो जाएगा। x वाली टर्म्स को सॉल्व करने से 5x आएगा और -21 + 7 से -14 आ जाएगा। याद रहे कि एडिशन में साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का ही आता है। 21 और 7 में 21 बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए 14 के साथ माइनस का साइन आएगा। तो x² + 5x - 14 हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम 6 पार्ट को हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर में x+2 और x+3 आ जाएगा। अब पहली टर्म x+1 ओवर x+2 में डिनोमिनेटर में x+2 एलसीएम के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। x+2 से कैंसिल हो जाएगा और x+3 न्यूमरेटर में x+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह सेकेंड टर्म में x+3 को x+3 मल्टीप्लाई बाय x+2 से डिवाइड करेंगे तो x+3 कैंसिल हो जाएगा और x+2 न्यूमरेटर में x+2 के साथ आएगा। इस तरह हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। अब x+1 और x+3 को आपस में मल्टीप्लाई करने से x² + 3x + 1x + 3 हासिल होगा और x+2 को x+2 से मल्टीप्लाई करने से हमें x² + 2x + 2x + 4 हासिल होगा। डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से x² + 2x + 3x + 6 हासिल होगा। x² और x² को ऐड करने से 2x² हासिल होगा और x वाली सब टर्म्स को ऐड करने से 8x हासिल होगा। कांस्टेंट टर्म्स 3 और 4 को ऐड करने से 7 आएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में 2x और 3x को ऐड करने से 5x हासिल होगा और ये इक्वेशन हासिल होगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन हासिल होगी। 12 और 25 को मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन हासिल हो जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड की तमाम वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे जिससे उनके साइन तब्दील हो जाएंगे। 24 के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ प्लस का साइन है। 25x² से 24x² माइनस करने से x² हासिल होगा और 125x से 96x माइनस करेंगे तो 150 - 84 से 66 हासिल होगा और हमें ये इक्वेशन आखिर में हासिल हो जाएगी जो कि हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप बाकी सवाल हल करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। उम्मीद है आपने सब सवाल हल कर लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं जो ये है कि दी गई इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से हल करें। अब हम इसका 5th पार्ट हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में x+1 आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर x, एलसीएम के डिनोमिनेटर x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट x+1 से डिवाइड होगा जिससे x+1 आएगा और वो x+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। x+1 मल्टीप्लाई बाय x+1 दोनों की पावर्स ऐड होंगी और x+1 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड टर्म से हमें x² हासिल होगा और ये इक्वेशन आखिर में हासिल होगी। अब x+1 होल स्क्वायर पर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और x² + 1 + 2x हासिल होगा और डिनोमिनेटर में मौजूद दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। x² को x² में ऐड करने से 2x² हासिल होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये इक्वेशन हासिल होगी। 12 और 25 को मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन हासिल हो जाएगी।
लेफ्ट हैंड साइड की तमाम वैल्यूज़ राइट हैंड साइड पर ले जाने से उनके साइन चेंज हो जाएंगे। उन्हें सॉल्व करने से ये इक्वेशन हासिल होगी। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको फैक्टराइजेशन से हल करते हैं। जनरल फॉर्म से कंपेयर करने से a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू +1 और c इज इक्वल्स टू -12 हासिल होगा। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से b की वैल्यू हासिल हो और मल्टीप्लाई करने से ac की वैल्यू। 4 को 3 से माइनस करने से 1 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 12। दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो 4x और 3x को x को स्प्लिट करके लिखेंगे जिससे ये इक्वेशन हासिल होगी। पहली दोनों टर्म से x को कॉमन लेने से और दूसरी दोनों टर्म से -3 को कॉमन लेने से ये इक्वेशन हासिल होगी। x + 4 दोनों में सेम है तो इसे एक बार लिखेंगे और x और -3 मिलकर x - 3 बनाएंगे जो कि हमारी इक्वेशन के रूट्स हैं। दोनों को 0 के इक्वल करने से ये इक्वेशन हासिल होगी। 4 0 की दूसरी साइड पर जाएगा तो -4 आएगा और -3 राइट हैंड साइड पर जाएगा तो 3 आएगा। हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है -4 एंड 3। इसी तरह आप बाकी सवाल हल करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं जो ये है कि दी गई इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करें। हम इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू यानी a को राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं। a से कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन हासिल होगी। लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए x वाली टर्म का हाफ करेंगे और इसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करेंगे। 4 डिवाइडेड बाय a का हाफ 2 बाय a होता है तो हम इक्वेशन के दोनों तरफ 2 बाय a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्मूला बंद हो जाएगा और x + 2 डिवाइडेड बाय a होल स्क्वायर हासिल होगा। राइट हैंड साइड पर हम स्क्वायर को ओपन करेंगे जिससे 1 + 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर हासिल होगा। इसका एलसीएम लेने से a² + 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर हासिल होगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से लेफ्ट हैंड साइड पर होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर a का स्क्वायर कैंसिल होगा जबकि a² + 4 अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय a को राइट हैंड साइड पर ले जाने से इसके साइन चेंज हो जाएंगे जिससे हमें सॉल्यूशन सेट हासिल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो क्या अब आप इन सवालों का जवाब दे सकते हैं? नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? आंसर इज c, यानी c कांस्टेंट टर्म होती है। नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिए गए मेथड्स में से कितने मेथड से हल कर सकते हैं? आंसर इज बोथ a एंड b, यानी फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर दोनों से हल कर सकते हैं। नंबर 3, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में x² का कोएफिशिएंट किसके बराबर होता है? जवाब है कि ये 1 के बराबर होता है। नंबर 4, उस इक्वेशन की निशानदेही करें जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आंसर इज बी। नंबर 5, अगर 6x² बराबर हो 36x, इस इक्वेशन में x को दोनों साइड से कैंसिल कर दिया जाए तो इसका क्या मतलब है? आंसर इज लॉस ऑफ 1 रूट। उम्मीद है कि आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा और आपने अच्छे से सब कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।